हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फील्ड होता है इस देश के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, ये भर्ती जो आई हुई है, ये असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस एंड टेक्निकल जो पोस्ट हैं उनके लिए, जो फरवरी 2022 बैच के हैं उसके लिए दोस्तों ये भर्ती आई हुई है। दोस्तों, अगर अपन बात करेंगे इस पोस्ट के इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में, तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो इम्पॉर्टेंट डेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन की जो डेट है दोस्तों, वो है आपकी 17 अगस्त 2022 को 11 बजे से ये शुरू होगा। और इन पर आप अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 7 सितंबर 2022 को शाम के 5:30 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अपन बात करें डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन की, तो इसकी एक्सपेक्टेड जो डेट होगी ना, वो दोस्तों होगी नवंबर 2022 से लेके जून 2023 तक। दोस्तों, इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ें और बात करें इसकी एज लिमिट के बारे में कि कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो नेवी वाले जो फील्ड्स होते हैं इसमें दोस्तों एज को बहुत ही ज़्यादा मायने रखा जाता है, क्योंकि ये डिफेंस का एक जॉब होता है, तो इसमें आपका एज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो दोस्तों, जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए जो एज डिसाइड करी गई है वो है, जो कैंडिडेट है उसका बर्थ होना चाहिए बिटवीन 1 जुलाई 1997 से लेके 30 जून 2001 के बीच में। अगर आप इसके बीच में पैदा हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्शियल पायलट एंट्री के लिए कैंडिडेट शुड बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 97 टू 30 जून 2003। टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर अपन बात करें तो कैंडिडेट शुड बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 97 टू 30 जून 2001। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे एज लिमिट को बाइफरगेट किया गया है। दोस्तों, इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसमें आ जाती है वैकेंसी डिटेल्स, मतलब यहाँ पर कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं और उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है, इस स्लाइड में अपन ये समझते हैं। दोस्तों, अगर अपन बात करें जनरल ड्यूटी की और कॉमर्शियल पायलट एंट्री की, तो इसमें टोटल 50 पद रखे गए हैं और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, तो जनरल ड्यूटी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं करा गया है कि कौन से स्ट्रीम से होगा, तो इसलिए अपन ये मानते हैं कि अगर आप मैथ्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं, अगर आपने बैचलर डिग्री पजेस कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और अगर कॉमर्शियल पायलट एंट्री की बात करें तो 12th क्लास करेंट या फिर वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। टेक्निकल एंड मैकेनिकल पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 है और आपके पास डिग्री इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। अगर अपन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें भी आपके पास डिग्री इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। दोस्तों, अगर अपन लॉ एंट्री की बात करें तो यहाँ पर केवल एक पोस्ट है जिसकी आपके पास डिग्री लॉ की होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो एक ऑल इंडिया ऑर्डर मेरिट बेस्ड इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, जिसमें वेरियस स्टेजेस होंगे। दोस्तों, इस स्टेजेस को अगर अपन समझते हैं तो इसमें 5 स्टेजेस बेसिकली होंगे। पहला होगा स्टेज 1, जिसमें आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। दूसरा होगा प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। तीसरा होगा दोस्तों फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। चौथा होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपकी फिजिकली फिट को यहाँ पर चेकिंग किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। पांचवा होगा दोस्तों इंडक्शन। इसको अपन डिटेल से समझेंगे, इसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे स्टेज 1 की, तो दोस्तों स्टेज 1 में आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन लिया जाएगा। एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें दोस्तों बेसिकली 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा इंग्लिश, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 25। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके मार्क्स होंगे 25। जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, जिसके मार्क्स होंगे 25। एंड जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाएंगे जो 25 नंबर के होंगे। दोस्तों, इसके बाद अगर अपन बात करें इम्पोर्टेंट नोट के बारे में, तो दोस्तों ये वाला जो 4 सब्जेक्ट्स थे, ये सेक्शन 1 दैट इज़ GD CPL के लिए होगा। अगर अपन बात करें मैकेनिकल एंट्री के लिए,
और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री के लिए। तो ये 4 सब्जेक्ट्स के अलावा दोस्तों इसमें मैकेनिकल ऐड हो जाएगा मैकेनिकल एंट्री के लिए, एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री के लिए। दोस्तों इसके बाद अपन बात करेंगे स्टेज 2, मतलब अगर अपन फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें दोस्तों क्या इंडिकेट करा गया है। इसमें दोस्तों हाइट जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट एंड टेक के लिए दोस्तों 157 सेंटीमीटर्स मिनिमम होना चाहिए, और जो हिल एरियाज़ में रहते हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। इट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन। दोस्तों इसके बाद अपन बात करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए, जो कि मैन या वुमेन दोनों हो सकते हैं, जिनकी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 197 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अपन बात करेंगे वेट की। तो वेट जो है दोस्तों जो है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज होना चाहिए, और प्लस माइनस 10% एक्सेप्टेबल वहाँ पर होगा। दोस्तों अगर अपन बात करें चेस्ट की, तो इसको भी एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, और मिनिमम एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब अगर वहाँ पे 80 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट है वहाँ पे डिसाइड करा गया है, तो मिनिमम एक्सपांशन चेस्ट जो फुला के जब अपन सांस अंदर खींचते हैं चेस्ट हमारा फूलता है, तो 85 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपांशन के साथ में होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अपन बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड्स बोले तो आई साइट के बारे में अगर अपन बात करें, तो दोस्तों आई साइट के लिए यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट जीडी के लिए यहाँ पे अनकरेक्टेड विदाउट ग्लास और करेक्टेड विदाउट ग्लास के लिए ये आई साइट रखा गया है। असिस्टेंट कमांडेंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए यहाँ पे 1 आई और फिर अदर करेक्टेबल 2, इसके लिए ये वाला क्राइटेरिया रखा गया है। असिस्टेंट कमांडेंट टेक के बारे में अगर बात करें, तो अनकरेक्टेड विदाउट ग्लास और करेक्टेड विद ग्लास के लिए ये वाले क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए हैं। दोस्तों इसके बाद अगर अपन बात करें इसके आगे इंडक्शन डिटेल्स के बारे में। दोस्तों इंडक्शन डिटेल्स वो होता है जब आप चारों स्टेज जो अपन ने देखे थे, पहला स्टेज था जो एग्जामिनेशन वाला, दूसरा फिजिकल बोर्ड वाला, तीसरा था फाइनल सिलेक्शन, चौथा था मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद जो पांचवा था ये था इंडक्शन। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स वो भी ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पर लेके जाएंगे और उनका एग्जामिनेशन होगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने कोई डिग्री परचेस करी है, जैसे कि लॉ एंट्री के लिए जो लॉ की डिग्री है, और इंजीनियरिंग के लिए जो डिग्री इंजीनियरिंग की है, उसको आपका चेक किया जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होगा। एससी एसटी से हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वो आपको पजेस करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों आपको पजेस करना है। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर एप्लीकेबल आपके ऊपर होता है तो आपको पजेस करना है। एनओसी आपके पास पजेस करना है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो। लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट आपको रखना है। ओन रिस्क सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट। दोस्तों ये वाला जो फील्ड होता है यहाँ पे आपको बहुत सारे रिस्क होते हैं, इसके लिए आपके पास ओन रिस्क सर्टिफिकेट होना चाहिए। इट शुड बी साइंड बाय द कैंडिडेट। डिक्लेरेशन होना चाहिए मेन और वुमेन कैंडिडेट का कि वे पूरे होशो हवास में इस जॉब को करने के लिए इच्छुक हैं। एग्रीमेंट टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट। बॉन्ड टू बी साइंड बाय द पेरेंट्स और गार्जियन एंड द कैंडिडेट। आपके पेरेंट्स या फिर जो गार्जियंस होंगे उनके द्वारा एक बॉन्ड साइन करके दिया जाएगा कि हम अपने ही रिस्क पे इस जॉब के लिए अपने जो बच्चे हैं या हम जिनके गार्जियंस हैं उनको भेज रहे हैं। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट साइंड बाय द पेरेंट और गार्जियन। एक फॉर्म आपके पेरेंट्स से आपके गार्जियन से साइन कराया जाएगा, उस फॉर्म को आपको पजेस करना पड़ेगा स्टेज 5 के दौरान। सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट रिगार्डिंग मैरिटल स्टेटस। आपका जो मैरिटल स्टेटस है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, उसका आपको एक सर्टिफिकेट पजेस करना पड़ेगा। डिटेल्ड वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके लिए आपको अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन मतलब ये होता है कि आप अपने सर्टिफिकेट में आप वहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे, सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपकी लगेगी कि आपकी पहचान क्या है। तो दोस्तों इतने सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ये स्टेज 5 में आपको पूरी करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद अपन बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि
टैटू के बारे में डिफेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात होती है कि आपकी बॉडी में कोई भी प्रकार का टैटू परमिट नहीं करा जाएगा। हालांकि कुछ सर्टेन कंसेशंस दिए जाते हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं या कम्युनिटीज़ होती है, वहाँ पे क्या होता है, टैटूज़ काइंड ऑफ कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ की कम्युनिटीज़ ही वैसी होती है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेगी उसके हिसाब से वहाँ पे टैटू टू दैट एक्सटेंट वहाँ पे अलाउ करा जाएगा, बाकी किसी के लिए भी यहाँ पे टैटू परमिट नहीं करा जाएगा। दोस्तों इसके बाद अपन बात करेंगे इस पोस्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ रिगार्डिंग बेनिफिट्स, दैट इज़ रिगार्डिंग सैलरी। दोस्तों तो सैलरी तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी है दोस्तों। अगर बात करें असिस्टेंट कमांडेंट की तो उनका पे लेवल 10 होगा और 56,100 रुपये बेसिक पे उनका बनेगा पर मंथ। डिप्टी कमांडेंट का 66,700, कमांडेंट का 78,800। कमांडेंट जो रहेंगे पे लेवल उनको 13 रिसीव होगा। 1,23,100 उनको सैलरी रिसीव होगी पर मंथ, जो कि बेसिक पे होगा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल को 1,31,100, 1,44,200, 1,82,200 और 2,25,000 रुपये पर मंथ रिस्पेक्टिवली की सैलरी उन्हें प्राप्त होगी। दोस्तों इसके बाद अगर अपन बात करें अदर बेनिफिट्स की, जो इनको अदर बेनिफिट्स जो यहाँ पे प्राप्त होंगे दोस्तों, मेडिकल कवर जो है उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए, जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं इंक्लूडिंग, उनके लिए मेडिकल बेनिफिट्स उनको अवेलेबल कराई जाएगी। जो कि फर्निश्ड गवर्नमेंट अकोमोडेशन होगी वो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए नॉर्मल फीस, एक नॉमिनल फीस चार्ज करके उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों 45 डेज़ का अर्न लीव उनको दिया जाएगा। अर्न लीव बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि जिसके बदले आपको पैसे दिए जाते हैं, आप जब छुट्टी में रहते हैं तो आपकी सैलरी बनती है, आपकी सैलरी काटी नहीं जाती है। दोस्तों 8 डेज़ का उनको कैजुअल लीव मिलेगा हर साल और लीव ट्रेवल कंसेशन भी मिलेगा। दोस्तों इसके बाद अपन बात करें इंश्योरेंस की तो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस होगा और 10,000 रुपीज़ उसके लिए आपकी पर मंथ प्रीमियम काटी जाएगी। कंट्रीब्यूशन जो पेंशन स्कीम में होगा ऑन रिटायरमेंट आपको ये दिया जाएगा। कैंटीन फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी, लोन फैसिलिटीज़ बहुत सारी दी जाएगी। लर्न कर आप बहुत सारे वेरियस स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। ECHS के थ्रू मेडिकल फैसिलिटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट आपको दी जाएगी। प्रोविज़न ऑफ फ्री राशन मनी अलाउंसेस आपको अवेलेबल कराई जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो जितने भी ऊपर अपर रैंक्स के जो अधिकारीज़ हैं उनको 7th पे जो होता है उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी का पेमेंट करा जाएगा। तो दोस्तों ये थी इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट में आई हुई वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स। अगर आप और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का। दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट। दोस्तों 15 अगस्त आ रहा है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।